साल 1941 जगह तमिलनाडु के रामेश्वरम का एक छोटा सा गांव। 10 साल का एक गरीब लड़का सुबह 5 बजे गलियों में दौड़ता हुआ लोगों के घरों में अखबार पहुंचाता है। समंदर के किनारे खड़े होकर पक्षियों की तरह आसमान में उड़ने का सपना देखता है। रोज मीलों पैदल चलकर बहती नदी को पार करते हुए दूसरे गांव में फ्री ट्यूशन लेने जाता है। रात को स्ट्रीट लैंप के नीचे बैठकर पढ़ाई करता है और माँ के लिए खाना बचे इसलिए एक रोटी खाकर ही कहता है कि माँ मेरा पेट भर गया। और यही लड़का आगे चलकर बनता है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी कि भारत का राष्ट्रपति। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा में लाखों रुपए की नौकरी का ऑफर ठुकरा दिया, भारत लौटकर गाय के तबेले में अपना बेस बनाया, साइकिल पर रॉकेट के पार्ट्स ट्रांसपोर्ट किए और हमारे देश को अंतरिक्ष में पहुंचा दिया, परमाणु महाशक्ति बनाया, भारत को अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइल्स दी जिसके नाम से ही दुनिया थर थर कांपने लगती है और देश की युवा पीढ़ी को नई राह दिखाई। लेकिन क्या आपको पता है कि गरीबी की बेड़ियों को तोड़कर भारत के महानायक बनने तक के सफर में कलाम साहब ने इतनी चुनौतियों का सामना किया जिनके सामने कोई आम इंसान टिक ना पाए। इनफैक्ट एक बार तो कलाम साहब ने अपनी जान लेने तक की कोशिश की थी। लेकिन क्यों, जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही कलाम साहब के जीवन से कुछ ऐसे ग्रेट लेसन सीखेंगे जिन्हें आपने अपनी लाइफ में अपना लिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये मुझसे लिख कर ले लो। दोस्तों, कलाम साहब का जन्म 15 अक्टूबर 1931 के दिन तमिलनाडु के रामेश्वरम में रहने वाले एक गरीब परिवार में हुआ था। बहुत गरीब परिवार। उनके पिता एक छोटी सी नाव चलाते थे। बचपन से ही परिवार की आर्थिक स्थिति तंग थी। वो अपने 4 भाई बहनों और माता पिता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे और हम सभी जानते हैं कि उन्होंने अपने बचपन में खूब संघर्ष किया। लेकिन शायद काफी कम लोग जानते होंगे कि बचपन से ही उनमें अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन कूट कूट के भरा था। इससे जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा यह है कि कलाम साहब को शुरुआत में तो पढ़ाई में एवरेज नंबर ही आते थे, लेकिन उन्हें पढ़ने का काफी शौक था और 8 साल की उम्र में जब उन्हें पता चला कि उनके गांव से कई किलोमीटर दूर एक ऐसे अध्यापक हैं जो हर साल 5 बच्चों को फ्री में मैथ्स पढ़ाते हैं, लेकिन उनका एक नियम था कि वो सुबह 4 से 5 बजे के बीच सिर्फ उन बच्चों को पढ़ाएंगे जो नहा कर आएंगे। तभी 8 साल के छोटे कलाम ने ठान लिया कि वो मैथ्स तो सीख कर रहेंगे। ऐसे में ठंडी हो, गर्मी हो या बारिश, वो मस्त सुबह ठंडे पानी से नहा धोकर तैयार होकर मास्टर जी के पास पढ़ने चले जाते थे, जिसके लिए उन्हें बहती हुई नदी भी पार करनी पड़ती थी। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और महीनों तक सुबह 3 बजे उठकर वो मैथ्स सीखने के लिए जाते रहे। दोस्तों, हम सभी अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन 1 से 2 दिन मेहनत करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। मगर कलाम साहब के जीवन में से हमें यह सीख मिलती है कि अगर कुछ हासिल करना है तो डिसिप्लिन्ड होना ही पड़ेगा, क्योंकि अनुशासन के बिना सफलता मिलना नामुमकिन है। एक बार कलाम साहब ने अपने बचपन से जुड़ा एक दिल छू लेने वाला किस्सा बताते हुए कहा कि एक दिन भर की मेहनत के बाद रात में मेरी माँ ने पिताजी की थाली में रोटी सब्जी परोसी, लेकिन वो बेहद जली हुई थी और दूसरी रोटी के लिए आटा भी नहीं था। मैं चुपचाप देखता रहा कि आज पिताजी क्या कहेंगे, लेकिन वो चुपचाप खाने लगे और जब माँ ने उनसे जली हुई रोटी के लिए माफी मांगी तो उन्होंने कहा, अरे इतनी बढ़िया रोटी है कि मुझे बहुत पसंद आई, बहुत अच्छा। इस घटना को बताने के बाद कलाम साहब ने कहा कि यह देखकर मैं काफी दिनों तक सोचता रहा और फिर एक दिन मैंने अपने पिताजी से पूछ ही लिया कि क्या आपको सच में जली हुई रोटी पसंद आई। तब उन्होंने जवाब दिया कि बेटा, तुम्हारी माँ ने दिन भर की मेहनत के बाद हम सबको रात में खाना बनाकर खिलाया और जली हुई रोटी किसी को ज्यादा देर परेशान नहीं करती, लेकिन बेटा जले हुए शब्द इंसान को कई दिनों तक परेशान करते हैं। उस दिन कलाम साहब ने जुबान की अहमियत समझी और उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी किसी के साथ बुरे लहजे में बात नहीं की। और कलाम साहब की इसी क्वालिटी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो हमें अपनी जुबान का सही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कड़वे बोल बोलने वालों का साथ कोई नहीं देता। और इसे लेकर संत कबीर ने भी कहा था कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए
औरन को शीतल करे आपहू शीतल होए। यानी आपकी जुबान से निकले अच्छे शब्द न सिर्फ सामने वाले को अच्छा महसूस करवाते हैं बल्कि आपको भी सम्मान और शांति देते हैं। लेकिन दोस्तों, सपने देखना जितना आसान होता है उन्हें सच करना उतना नहीं। और कलाम साहब खुद कहते थे कि छोटे सपने देखना अपराध है और बचपन से ही उनका सपना था एक फाइटर पायलट बनना। हालांकि परिवार की हालत पहले से ही कमजोर थी, लेकिन फिर भी उनकी बहन ने अपने सोने के गहने तक गिरवी रख दिए ताकि कलाम पढ़ाई कर सकें और अपने इस सपने को पूरा कर सकें। उस भरोसे को दिल में लेकर कलाम साहब ने जी जान से मेहनत की और आखिरकार उस दिन का इंतजार खत्म हुआ जब उन्होंने इंडियन एयरफोर्स की परीक्षा दी और इंटरव्यू के लिए देहरादून पहुंचे। लेकिन किस्मत ने यहां एक ऐसा मोड़ लिया जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। वायुसेना में सिर्फ 8 सीट्स थीं और कलाम साहब 9वें स्थान पर रह गए। सोचो, सिर्फ एक कदम दूर और सपना टूट गया। और वो इस बात से इतने दुखी हो गए कि उन्हें अपनी जिंदगी खत्म करने तक के ख्याल आने लगे। इसी हालत में वो उत्तराखंड के ऋषिकेश पहुंच गए। गंगा किनारे बैठकर वो अपने अंदर चल रहे तूफान से लड़ रहे थे। तभी उनकी मुलाकात स्वामी शिवानंद जी से हुई। स्वामी जी ने उनके चेहरे पर छुपे हुए दर्द को पहचान लिया और धीरे से पूछा, क्या हुआ बेटा? इतना सुनते ही कलाम साहब की आंखें भर आईं और उन्होंने अपनी पूरी कहानी बयान कर दी, अपने सपने की, अपनी असफलता की और उस त्याग की जो उनकी बहन ने उनके लिए किया था। तब स्वामी शिवानंद ने कलाम साहब से कहा, बेटा तुम असफल नहीं हुए हो, बल्कि तुम्हें उस रास्ते से हटाया गया है जो तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए इससे भी कुछ बड़ा सोचा हुआ है, इसीलिए हिम्मत मत हारो, वापस जाओ, कुछ नया करो। इन शब्दों ने कलाम साहब को फिर से खड़ा कर दिया। वो वापस लौटे और डीआरडीओ ज्वाइन किया। शुरुआत भले ही छोटी थी, लेकिन यहीं से उनकी असली यात्रा शुरू हुई। आगे चलकर उनकी मुलाकात विक्रम साराभाई से हुई, जिन्होंने उनकी काबिलियत को पहचाना और उन्हें नासा भेजा ताकि वो साउंडिंग रॉकेट्स के बारे में सीख सके। यहां नासा के वैज्ञानिक कलाम साहब के ज्ञान और स्वभाव से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें नासा के वर्जीनिया रिसर्च सेंटर में लाखों डॉलर्स की जॉब ऑफर कर दी। लेकिन कलाम साहब ने उस ऑफर को ठुकरा दिया और वापस भारत चले आए, ये जानते हुए भी कि हमारे देश के पास स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए कोई फंड्स नहीं है। खैर, यहां उन्हें केरला के छोटे से गांव थुम्बा से रॉकेट लॉन्च करना था, लेकिन इधर रिसर्च सेंटर तो क्या, ऑफिस भी नहीं था। तब विक्रम साराभाई और बाकी साइंटिस्ट की टीम ने एक चर्च को ऑफिस बनाया और गाय भैंस के तबेले को अपना लैब और वेयर हाउस बनाया। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि तबेले और चर्च में कूलर या एसी लगे होंगे? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि एक दिन भर की भरी गर्मी के दिन डॉक्टर कलाम और उनके साथी डॉक्टर सुधाकर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में सोडियम थर्माइट पाउडर भर रहे थे। तब डॉक्टर सुधाकर के माथे की पसीने की एक बूंद उस पाउडर में गिर गई और सोडियम का इतना तेज धमाका हुआ कि पूरा कमरा हिल गया। पानी से आग नहीं बुझाई जा सकती थी, इसीलिए दोनों को कमरा छोड़कर भागना पड़ा। थुम्बा में उस वक्त खाने की सुविधा भी नहीं थी। साइंटिस्ट को लंच और डिनर करने के लिए साइकिल चलाकर रेलवे स्टेशन जाना पड़ता था और यही वो समय था जब रॉकेट के पार्ट्स साइकिल और बैलगाड़ी से लाए गए थे। इन सब रुकावटों और कठिनाइयों और जान के खतरे के बावजूद डॉक्टर कलाम और बाकी के साथी साइंटिस्ट ने देश के लिए पहला रॉकेट लॉन्च कर दिया, जिसके बाद कलाम साहब का सफर जल्द ही डीआरडीओ से इसरो तक पहुंच गया, जहां उन्होंने कई असफलताओं का सामना करने के बाद 18 जुलाई 1980 के दिन भारत का अपना सैटेलाइट व्हीकल रोहिणी 3 सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसके बाद उन्हें साल 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। फिर आया साल 1998, जब कलाम साहब ने भारत के कुछ होनहार वैज्ञानिकों और भारतीय सेना के साथ मिलकर पोखरण 2 में भारत का दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया और भारत को बनाया परमाणु महाशक्ति, जिसके बाद कलाम साहब को भारत रत्न से नवाजा गया। और फिर आया वो दिन जब वही लड़का जो कभी एक रोटी में गुजारा करता था, भारत के राष्ट्रपति भवन की सीढ़ियां चढ़ रहा था और 25 जून 2002 के दिन कलाम साहब ने भारत के पहले बैचलर प्रेसिडेंट बनने की शपथ ली। दोस्तों, कलाम साहब से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा यह है कि एक बार आईआईटी वाराणसी के कन्वोकेशन सेरेमनी में स्टेज पर 7 कुर्सियां रखी थी। डॉक्टर कलाम ने देखा कि उनकी चेयर बाकी लोगों से बड़ी है, तब उन्होंने बड़ी विनम्रता से उस कुर्सी पर बैठने से मना कर दिया और कॉलेज के वाइस चांसलर से बैठने को कहा।
जाहिर है उस चेयर पर कोई नहीं बैठा और जल्द ही डॉक्टर कलाम साहब के लिए एक नई और सामान्य कुर्सी मंगवाई गई। उनके साथ काम करने वाले वैज्ञानिक बताते हैं कि जब डीआरडीओ में गवर्नमेंट मीटिंग्स होती थी तब कुछ वैज्ञानिक अपना करियर बनाने के लिए नेताओं की चापलूसी करते थे, जबकि कलाम साहब कभी अपनी टीम तो कभी अपने फ्लोर पर वर्कर्स के साथ बैठकर खाना खाते थे। और यही है उनके चरित्र की सबसे बड़ी खूबी, उनकी विनम्रता, जो उनके व्यक्तित्व में तभी झलकती है जब वो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के राष्ट्रपति बन गए थे। इसीलिए आप चाहे जितने भी सफल क्यों ना हो जाएं, अपनी इंसानियत और विनम्रता को कभी मत छोड़िए। दोस्तों, कलाम साहब अपनी किताबों को किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर नहीं बल्कि देश के छोटे छोटे शहरों में लॉन्च करते थे, वो भी बच्चों के बीच। इसी तरह एक बार वो गुजरात के एक छोटे से गांव सारंगपुर में अपनी नई किताब लॉन्च करने के लिए पहुंचे थे। तब एक छोटी सी बच्ची ने उनके पास जाकर पूछा कि एक अच्छी साइंटिस्ट कैसे बन सकती हूं, बताइए साहब। और डॉक्टर अब्दुल कलाम ने उनसे कहा, बेटी पता है तुमने अभी क्या किया? तुमने बेहिचक बिना डरे मुझसे सवाल पूछा। ऐसे ही जिंदगी भर करती जाओ, बेहिचक खूब मेहनत करते रहो और एक दिन तुम अपना सपना पूरा कर लोगे। दोस्तों, कड़ी मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता। अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। साथ ही अगर कोई डाउट हो तो बिना हिचके सवाल करने होंगे, तभी आप सफलता के शिखर पर पहुंच पाओगे। तो दोस्तों, आखिर में आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा कि अब्दुल कलाम साहब जैसी शख्सियत इस दुनिया के लिए वरदान है और हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनकी दी हुई सीख को हर भारतीय तक पहुंचाएं। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कलाम साहब की तारीफ में 2 अच्छे बोल जरूर लिखकर जाइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।